देखिए, किसी भी चुनाव क्षेत्र की जो असली कहानी होती है ना, वो नतीजों के शोर में नहीं मिलती। वो तो छिपी होती है वहां की जमीन में, लोगों की जरूरतों में और उन आंकड़ों की खामोशी में जो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आज हम सुर्खियों से जरा परे हटकर जम्मू और कश्मीर के चिनानी विधानसभा क्षेत्र AC61 की राजनीतिक जमीन को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक चुनाव का जनादेश एक अच्छे शासन की नींव बन सकता है। तो हमारा सफर शुरू होगा चिनानी की मिट्टी और उसके लोगों से। फिर हम चुनावी आंकड़ों के पीछे छिपे संदेश को पढ़ेंगे। इसके बाद इस क्षेत्र के बदलते राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालेंगे और अंत में एक असरदार और जन केंद्रित शासन की ठोस रणनीति क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, चिनानी की जमीनी हकीकत। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना है तो सबसे पहले उसके लोगों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यह है चिनानी, जम्मू और कश्मीर का एक पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ की पहचान, यहाँ के लोगों का जीवन, उनकी चुनौतियां और उनके सपने, सब कुछ इन पहाड़ों और इन वादियों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये यहाँ की सियासत की बुनियाद है। आप सोचिए, यहाँ की लगभग 97% आबादी गांव में रहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ का जीवन, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब कुछ जमीन और मौसम के चक्र से बंधा हुआ है। खेती किसानी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हाँ, पर्यटन भी, खासकर पटनी टॉप जैसे इलाकों में लोगों की आमदनी का एक बहुत जरूरी जरिया है। अच्छा, अब यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। करीब 25% आबादी अनुसूचित जाति की है और 17% अनुसूचित जनजाति। लेकिन सबसे बड़ा जो राजनीतिक बदलाव आया है, वो आया है हाल के परिसीमन के बाद। परिसीमन मतलब चुनावी सीमाओं को जब साइंटिफिक तरीके से दोबारा तय किया जाता है। और इस एक बदलाव ने क्या किया, ये सीट जो पहले SC आरक्षित थी, अब जनरल हो गई है। और इसने यहाँ के जो पुराने सारे राजनीतिक समीकरण थे, उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ऐसे माहौल में यहाँ के लोगों की असल प्राथमिकताएं क्या है? बहुत सीधी सादी हैं। बेहतर सड़कें जो गांवों को शहर से जोड़ें, साफ पानी और बिना कटौती के बिजली, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, और हां, महंगाई की मार से कुछ राहत। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये एक सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी जरूरतें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे खंड पर, आंकड़ों में जनादेश। चलिए देखते हैं कि यहाँ के मतदाताओं की आवाज संख्याओं की भाषा में क्या कहती है। 2024 के चुनाव में 80.51% मतदान। देखिए, यह सिर्फ एक ऊंचा आंकड़ा नहीं है, नहीं, यह इस बात का सबूत है कि चिनानी के मतदाता खामोश दर्शक नहीं हैं। वो राजनीतिक प्रक्रिया में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और अपने वोट की ताकत से जवाबदेही तय करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब एक बहुत ही एक्टिव वोटर बेस है। जरा 2024 के नतीजों पर एक नजर डालिए। बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया को मिले 56.41% वोट। उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे JNPP के हर्षदेव सिंह, उन्हें मिले 38.06% वोट। यानी जीत का अंतर 15,000 से ज्यादा वोटों का था। अब पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ी और आरामदायक जीत लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक आरामदायक जीत है, या फिर सत्ता पर एक ऐसी पकड़ है जो शायद थोड़ी कमजोर हो सकती है? यही हमारे विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि चुनावी राजनीति में जो सतह पर दिखता है, अक्सर पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। देखिए, जब हम इस तरह के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हर एक नागरिक की गरिमा का सम्मान करने की, उसकी निजी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की। हमारा संविधान, हमारा डेटा संरक्षण का जो ढांचा है, वो हमें यही सिखाता है कि कोई भी सार्वजनिक संवाद पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। चलिए अब तीसरे खंड की ओर चलते हैं, एक अस्थिर राजनीतिक इतिहास। आज को समझने के लिए हमें चिनानी के अतीत में झांकना ही होगा। ये कहानी है पिछले 40 सालों में यहाँ की बदलती राजनीतिक वफादारियों की। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1987 में कांग्रेस यहाँ 56% वोट शेयर के साथ एक छत्र राज करती थी। फिर 1996 में बीजेपी 43% के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। 2002 में तो JKNPP ने सिर्फ 37% वोटों से चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। 2014 में बीजेपी ने 50% के साथ वापसी की और 2024 में उसे 56% तक पहुंचाया। तो ये कहानी किसी एक पार्टी के दबदबे की नहीं है, ये लगातार हो रहे बदलाव की कहानी है। ये ग्राफ इस अस्थिरता की कहानी को और भी साफ कर देता है।
हम देख सकते हैं कि कैसे इन तीन प्रमुख राजनीतिक ताकतों बीजेपी, कांग्रेस और जेकेएनपीपी का वोट शेयर समय के साथ घटता बढ़ता रहा है। 2024 का चुनाव तो मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच की सीधी टक्कर बन गया था, बीजेपी और जेकेएनपीपी, जबकि कांग्रेस का प्रभाव काफी कम हो गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि चेनानी का मतदाता किसी भी एक पार्टी से स्थायी रूप से बंधा हुआ नहीं है। यहां वफादारी कमानी पड़ती है, वो विरासत में नहीं मिलती। यहां के लोग काम और प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों को चुनते भी हैं और खारिज भी करते हैं। चौथा खंड, रणनीतिक रणभूमि। चलिए अब मौजूदा राजनीतिक स्थिति को एक रणनीतिकार की नजर से देखते हैं। यहां सत्ताधारी दल के लिए साफ तौर पर कुछ अवसर हैं, तो वहीं कुछ गंभीर खतरे और कमजोरियां भी मौजूद हैं। पहले आंतरिक कारकों को समझते हैं। ताकत क्या है? पार्टी का जम्मू में एक मजबूत सांगठनिक ढांचा है, एक अनुभवी स्थानीय नेता का चेहरा है और केंद्र सरकार के संसाधनों तक पहुंच है। लेकिन कमजोरियां भी हैं, जैसे पहाड़ी और दूर दराज के गांव तक लगातार पहुंच बनाने में कमी और SC/ST समुदायों के बीच ये धारणा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बाहरी कारकों को देखते हैं। अवसर क्या है? चेनानी नाशरी टनल जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सकता है। बढ़ता हुआ मतदान, यानी ऐसे नए और युवा मतदाता जिन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। एक मजबूत विपक्ष जो 38% वोट शेयर पर खड़ा है, समय के साथ बढ़ने वाली सत्ता विरोधी भावना और भविष्य में विपक्ष के एकजुट होने की छोटी सी भी संभावना एक बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए अब पांचवें खंड पर आते हैं, जन केंद्रित शासन का ब्लूप्रिंट। देखिए, अब तक हमने समस्या को समझा, अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये विश्लेषण से कार्यवाही तक का एक ठोस और व्यवहारिक रास्ता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 आयामी रणनीति। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक, एक ऐसा संवाद जो हर समुदाय को अपना लगे। दूसरा, आर्थिक विकास, सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि गांव में दिखने वाला काम। तीसरा, राजनीतिक, स्थानीय नेता के अपने ब्रांड और पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे के बीच सही संतुलन। और चौथा, मीडिया, आज के दौर में एक सक्रिय डिजिटल संवाद जो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। ये एक व्यवहारिक समय सीमा में बंधी हुई योजना है। इसकी शुरुआत होती है सुनने से। पहले 30 दिन सर्वे और जन सुनवाई के जरिए लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन छोटे छोटे मंचों और डिजिटल समूहों के माध्यम से सीधा संपर्क साधना। फिर अगले 22 दिन पूरी ताकत से अभियान चलाना और आखिरी हफ्ते में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना। इस पूरी रणनीति का सार अगर एक वाक्य में कहें तो ये है, नेता को स्थानीय एजेंडे का प्रतीक बनना चाहिए। उसे सिर्फ एक पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बल्कि अपने लोगों की उम्मीदों और जरूरतों की जीती जागती आवाज बनना होगा। लेकिन यह हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी रणनीति का असली मकसद लोगों को सशक्त करना होना चाहिए, उनका हेरफेर करना नहीं। एक अच्छी और नैतिक रणनीति हमेशा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का सम्मान करती है और उन्हें एक स्वतंत्र और पूरी जानकारी के साथ अपना फैसला चुनने का अधिकार देती है। यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, भविष्य की राह। चेनानी का ये पूरा विश्लेषण हमें सिर्फ एक सीट के बारे में नहीं बल्कि लोकतंत्र में भरोसे का जनादेश कैसे हासिल किया जाता है, इसके बारे में एक बड़ा सबक सिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सच्चा और स्थायी जनादेश हासिल करने के लिए आखिर क्या चाहिए? ये सवाल हर नेता, हर पार्टी और हर उस व्यक्ति के लिए है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। और इसका जवाब बहुत सीधा है, जनादेश कभी स्थायी नहीं होते हैं। वे लोगों से एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर यानी लीज पर लिए जाते हैं। और इस पट्टे का किराया हर रोज, हर हफ्ते, हर साल प्रदर्शन और भरोसे के रूप में चुकाना पड़ता है। यही लोकतांत्रिक जवाबदेही का सार है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।